नमस्कार। हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्षितिज पुस्तक के गद्य खंड से पाठ 2 ल्हासा की ओर, जिसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। पिछली वीडियो में हमने इसकी व्याख्या की थी। पाठ से संबंधित हमने चित्रांकन के माध्यम से वीडियो को दिखाया था। अब इसके प्रश्नोत्तर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। ऐसा क्यों? इसका उत्तर देखिए। थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंचने पर जब लेखक भिखमंगे के वेश में थे, उन्हें बहुत उचित स्थान मिला। इसके पीछे मुख्य कारण था सुमति की जान पहचान। पहली बार लेखक सुमति, जो कि एक मंगोल भिक्षुक थे, उनके साथ थे। सुमति की वहाँ पे बहुत अच्छी जान पहचान थी, इसलिए उन्हें रहने के लिए अच्छी जगह मिल गई थी। लेकिन जब लेखक दूसरी बार गए तो वो भद्र वेश में थे, मतलब उनका पहनावा बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी उन्हें रहने के लिए अच्छी जगह नहीं मिली। इसके पीछे कारण था कि पहली बार जब लेखक गए थे वो दिन के समय गए थे, लेकिन दूसरी बार गए जब शाम के समय। और शाम के समय क्या होता था, वहाँ के जो लोग थे वो छंग नामक एक मादक द्रव्य पीकर अपने होशो हवास खो बैठते थे। अब होश तो था नहीं उन्हें, अब वो अंतर स्पष्ट नहीं कर सकते कि यात्री है या कैसा है, इसका व्यवहार कैसा है। इसी कारण वे अतिथि सत्कार नहीं कर पाते थे। तो लेखक पहली बार गए थे तो भिखमंगे होने के बावजूद उचित जगह मिली। एक तो सुमति की जान पहचान थी, दूसरा वो दिन के समय गए थे। दूसरी बार क्यों हुआ? क्योंकि वो शाम के समय पहुंचे थे, और लोग शाम के समय एक मादक द्रव्य का सेवन करते हैं, जिसके कारण वो अपने होश खो बैठते हैं। प्रश्न संख्या 2, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों का किस प्रकार का भय बना रहता था? लेखक कहते हैं कि उस समय में तिब्बत में हथियार का कानून नहीं था। लोग वहाँ पर जो थे वो बंदूक या पिस्तौल को लाठी की तरह प्रयोग करते थे। निर्जन होने के कारण हमेशा वहाँ के लोगों में डाकू का भय बना रहता था। सरकार, पुलिस, खुफिया विभाग पर ज़्यादा खर्च नहीं करती थी। डाकू बड़ी आसानी से किसी को भी मार देते थे। और डाकू क्या करते थे, पहले तो लोगों को मारते थे और बाद में उनकी जेबों की तलाशी लेते थे कि उनके पास कुछ धन दौलत है या नहीं। पहले वो लोगों से धन दौलत मांगते नहीं थे, बल्कि सीधा ही उन्हें मार देते थे, क्योंकि वहाँ पर हथियार का कोई कानून ही नहीं था। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का हथियार रखने का अधिकारी था। तो इसलिए वहाँ पर लोग पहले, डाकू जो थे, लोगों को पहले मारते थे, बाद में उनकी तलाशी लेते थे। इसीलिए यात्रियों को और लूटपाट का भय बना रहता था। प्रश्न संख्या 3, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण से पिछड़ गया? लेखक ने लंकोर तक की ऊंची चढ़ाई को पार करने के लिए सुमति से कहा कि तुम घोड़े लेकर आओ। लेखक को जो घोड़ा मिला वो बहुत धीरे धीरे चल रहा था। उन्होंने सोचा कि शायद घोड़ा बहुत थक गया होगा, इसीलिए धीरे धीरे चल रहा है। और ऐसा धीरे धीरे पीछे होते होते वो बहुत पिछड़ गए। जब लेखक जोर देते ज़्यादा जल्दी चलने के लिए घोड़े को, तो वो और सुस्त पड़ जाता। लेखक ने आगे जाकर देखा कि आगे से 2 रास्ते दिखाई दे रहे हैं। उन्हें तो समझ नहीं आया कि वो कौन से रास्ते पर जाएं, वो दाएं पर जाएं या बाएं पर जाएं। उन्होंने बायां रास्ता चुना और लगभग 1.5 मील जाने के बाद पता चला कि वो तो गलत रास्ते पर आ गए हैं। वापस वो घूम कर आए, फिर उन्होंने सही रास्ते का चुनाव किया और अंत में जिस स्थान पर पहुंचना था वहाँ पर पहुँचे, गंतव्य तक वो पहुँचे। इसीलिए लेखक अपने साथियों से पिछड़ गए थे। प्रश्न संख्या 4, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उन यजमानों के पास जाने से रोका, लेकिन दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? शेखर विहार के आसपास के जो गांव थे उसमें सुमति के बहुत सारे यजमान थे। सुमति अपने उन यजमानों के पास जाना चाहते थे, लेकिन लेखक को लगा कि अगर सुमति यहाँ से चले गए तो वहाँ तो वे हफ्ता भर लगा देंगे। लेखक ने सुमति से कहा कि जिस गांव में ठहरना हो भले ही यजमानों से मिल लो,
लेकिन आसपास के गांव में मत जाना, इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार कर लिया। उसने कहा ठीक है। लेकिन दूसरी बार लेखक को मंदिर में कंजूर, कंजूर क्या होता है, बुद्ध वचन अनुवाद की, बुद्ध वचन अनुवाद जो है उसको तिब्बती भाषा में कंजूर बोला जाता है। लेखक को एक मंदिर में कंजूर की हस्तलिखित 103 पोथियां मिल गई थी। अब लेखक तो पढ़ने में के लिए बहुत उत्साहित थे। लेखक उन्हें एकांत में पढ़ना चाहते थे, इसीलिए लेखक ने दूसरी बार सुमति को रोकने का प्रयास नहीं किया। प्रश्न संख्या 5, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब लेखक तिब्बत की यात्रा पर गए तो उन्हें बहुत सारी कठिनाइयाँ हुई। जैसे लेखक को भिखारी वेश में यात्रा करनी पड़ी, डाकू का भय बराबर बना हुआ था। 5 साल बाद जब वो उसी रास्ते से लौटे तो आवास की असुविधा हुई, भौगोलिक जानकारी उन्हें नहीं थी, जिसके कारण वो रास्ता भटक गए और अपने साथियों से अलग हो गए। उन्हें कोई भार वाहक नहीं मिला, भार ढोने वाला, जिसके कारण उन्हें अपना सामान स्वयं ढोना पड़ा। और बहुत ज़्यादा ठंड और कड़ी धूप, मतलब आप सामने से चल रहे हो तो आपका ललाट धूप से जल रहा होगा, लेकिन पीठ जो है आपकी बर्फ़ हो रहेगी, पीछे से आपको ठंड लगती है। तो अधिक ठंड और कड़ी धूप का उन्होंने सामना किया, मौसम की मार झेलनी पड़ी। 16-17 हज़ार फीट ऊंचे पर्वतों को लांघना पड़ा। थोड़ा बहुत समय ऐसा भी आया जब लेखक को चाय और सत्तू खाकर पेट भरना पड़ा। प्रश्न संख्या 6, प्रस्तुत यात्रा वृतांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। मतलब यहाँ पर जो लेखक ने यात्रा वृतांत सुनाया है उसके आधार पर आपको तिब्बती समाज कैसा लगता है। तो हमने देखा कि उस समय का तिब्बती समाज बहुत खुले विचारों का था। क्या था वहाँ पे, जाति पाति नहीं थी, भेदभाव नहीं था, छुआछूत नहीं थी, पर्दा प्रथा नहीं थी, अतिथि को देवता स्वरूप माना जाता था। आप किसी भी घर के अंदर तक जाकर स्वयं के लिए चाय बना या बनवा सकते हैं। मतलब आप चाहो तो चाय बना सकते हो, अगर आपकी इच्छा नहीं है चाय बनाने की तो आप घर की बहू या सास को भी कह सकते हो, वो आपके लिए चाय बनाकर ला सकती है। वहाँ के लोग धार्मिक चिन्हों में जैसे गंडे या तावीज़ आदि में बहुत अधिक विश्वास रखते थे। बौद्ध भिक्षुओं के प्रति अपार श्रद्धा दिखाई देती है। लेकिन एक चीज़ है वहाँ पर, जब शाम होती है 6 बजे के आसपास लोग एक मादक द्रव्य का सेवन करते हैं जिसे छंग कहा जाता है। तो उसको पीकर लोग अपने होशो हवास खो बैठते हैं। जागीरदारी प्रथा है। अगर कुछ पहलुओं पर नज़र डालें तो हमने देखा कि वहाँ की कानून व्यवस्था चरमराती हुई है और अपराध प्रवृत्ति का बोलबाला है। वहाँ पर डाकू लोगों को बेझिझक मार देते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा लेखक ने तत्कालीन समाज का, तत्कालीन तिब्बती समाज का सटीक चित्रण किया है। प्रश्न संख्या 7, अब मैं पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा अर्थ सही हो सकता है। लेखक कहते हैं पुस्तकों के भीतर, मतलब पुस्तक के अंदर नहीं थे वो। तो इसका क्या अर्थ हो सकता है, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया था, लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चले गया, लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थी, पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। तो इसका सही जवाब होगा लेखक पुस्तकें पढ़ने में लीन हो गया था, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया था। अब इसके बाद कुछ और प्रश्न जो महत्वपूर्ण प्रश्न लगते हैं उनका और जिक्र करते हैं। 2 प्रश्न और मुझे महत्वपूर्ण लगे, उनको देखिए आप। सुमति के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। सुमति कौन था, यहाँ पर लेखक के गाइड जिसे वहाँ की संपूर्ण जानकारी थी, उसका व्यक्तित्व कैसा था, उसके व्यक्तित्व की विशेषताएं हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। पहला है धार्मिक प्रवृत्ति के, क्योंकि वहाँ पर वो बोध गया से लाए हुए गंडे और ताबीज़ लोगों में बांटते हैं। उनके हर गांव में यजमान हैं जिन्हें वो ताबीज़ देते हैं। मंगोल भिक्षुक हैं वो। बौद्ध धर्म में उनकी पूर्ण आस्था है और लोगों को भी यही धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। मिलनसार है। एक विशेषता और है खास उनकी कि उन्हें जितनी जल्दी गुस्सा आता है उतनी ही जल्दी शांत भी हो जाता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण उनकी विशेषता है कि उन्हें तिब्बत की भौगोलिक जानकारी थी।
उन्हें हर स्थान के बारे में पता था। प्रश्न संख्या 9, तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। तिब्बत भारत और नेपाल के उत्तर में स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से 16-17 हजार फीट। यह क्षेत्र जो है पहाड़ियों से घिरा हुआ है, बहुत आकर्षक है। इसके रास्ते कैसे हैं? ऊंचे नीचे और निर्जन। निर्जन मतलब बिना जन के, अर्थात कई ऐसे स्थान हैं जहां पर लोगों का अभाव है। नदियां और पहाड़ के कोने हैं, जिसके कारण से ये निर्जन स्थान बहुत खतरनाक बन जाता है। दक्षिण की ओर पूर्व से पश्चिम तक हिमालय के बर्फ से ढके हजारों श्वेत शिखर हैं। विशाल मैदान है जो पहाड़ों से घिरे हुए टापू के समान लगता है। एक अंतिम प्रश्न और देखते हैं। यात्रा वृतांत गद्य साहित्य की एक विधा है। आपके पाठ्य पुस्तक में जितने भी पाठ हैं, क्रमानुसार उनका आप विधाओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, 2 बैलों की कथा, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, 2 बैलों की कहानी, ल्हासा की ओर, यात्रा वृतांत, जिसे हम प्रश्न के प्रारंभ से ही सुनते आ रहे हैं, उपभोक्तावाद की संस्कृति, ये एक निबंध है, सांवले सपनों की याद रेखा चित्र है, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, ये रिपोर्टाज है, प्रेमचंद के फटे जूते व्यंग्य लेख है, मेरे बचपन के दिन संस्मरण, एक कुत्ता और एक मैना, ये भी निबंध की श्रेणी में आता है। यहीं पर हमारे सारे प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। प्रश्नोत्तर की PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं इसी अध्याय के बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।